बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शान एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.4 एंड 2.5 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 9th क्लास की फिजिक्स के लिया गया है। फेडरल बोर्ड की ये बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, जिससे ये टॉपिक लिया गया है। तो आज हम चैप्टर नंबर के इन दो टॉपिक्स को देखेंगे। बड़े आसान से टॉपिक हैं, बड़े सिंपल से हैं, बस आपकी तवज्जो दरकार है। तो द टॉपिक इज एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन है क्या। सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाए तो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखेंगे बिल्कुल पीछे जैसे हमने एक चीज पढ़ी जिसका नाम था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने ये बोला था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से तब्दीली आए तो उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब हम एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन में क्या है कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए टाइम के लिहाज से तो फिर हम उसको एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर इसको मजीद सिंपल करना हो तो आप यूं भी कह सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों डेफिनेशंस का मतलब एक ही है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का। अब मैथमेटिकली एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करते हैं और इसके ऊपर जो लाइन सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, नीचे टाइम आ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, एक्सेलरेशन। अब इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? अगर इसके एसआई यूनिट्स की बात की जाए तो वेलोसिटी के एसआई यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। ऊपर वेलोसिटी है, गो कि ये चेंज इन वेलोसिटी है लेकिन है तो वेलोसिटी ही, लिहाजा वेलोसिटी के यूनिट बनेंगे मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है और टाइम के यूनिट क्या होंगे, सेकंड। तो अब ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो नीचे क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के यूनिट क्या बन गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन के यूनिट आ गए हमारे पास। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, तो बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब एक्सेलरेशन की डिफरेंट टाइप्स को, डिफरेंट कैटेगरीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे पीछे हमने एवरेज स्पीड पढ़ी, फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, कहता है अगर टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है, कि वेलोसिटी में टोटल कितनी तब्दीली आई है उसको ऊपर लिखें और जितने टाइम में वो तब्दीली आई है उसको नीचे लिखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब टाइम के किसी भी छोटे से इंटरवल में लिया गया जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है, जैसे कि नाम से जाहिर है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ए इंस्टेंट से जाहिर करते हैं और ये बराबर होता है कि इसके लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी तो आसानी से समझ आ जाता है बच्चों को कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये लिमिट को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों के कि ये लिमिट क्या चीज है। अब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इस लिमिट का क्या मतलब होता है, फिर बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के किसी छोटे से इंस्टेंट, छोटे से लम्हे में लिया गया एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है।
अब ये लिमिट ये बता रही है कि वो लम्हा इतना छोटा है टाइम का कि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है। वो एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन इतना छोटा इंटरवल है कि वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे या कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। तो कहते हैं अगर एवरेज एक्सेलरेशन बराबर हो जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, तो ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। और अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस के बराबर ना हो तो ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। अब यहाँ पे ना एक एक्सेलरेशन की एक और टाइप है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, वो भी डिस्कस करना जरूरी है। और वो एक्सेलरेशन की टाइप्स कौन सी है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डीसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये तीनों इसके नाम है, डीसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या उसको रिटार्डेशन कहते हैं। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, कहते हैं अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उस बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसका दूसरा नाम है डीसेलरेशन, या उसको हम रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं, रिटार्डेशन। तो ये तीनों नाम है उस एक्सेलरेशन के। तो जब किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही हो, कम हो रही हो, तो उस लम्हे बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन के ये तीन नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब आगे जो टॉपिक है 2.5, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से किस तरह से बॉडीज मूव करती हैं, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है ऑल द बॉडीज मूव टुवर्ड्स अर्थ विद द सेम एक्सेलरेशन इवन दे आर हेवी और लाइट। कहता है कि सारी की सारी बॉडीज वो हैवी हो या लाइटर हो, सेम एक्सेलरेशन के साथ जमीन की तरफ मूव करती हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नियर द अर्थ सरफेस इज कांस्टेंट, कि अगर अर्थ सरफेस के हम करीब करीब रहे हैं तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसको फीट पर सेकंड स्क्वायर में देखा जाए तो ये 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर बनती है। अच्छा, अब एक बड़ी मिथ है जो यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक हैवी बॉडी है, एक हैवी कॉइन है, और दूसरे साइड पे हमारे पास एक लाइटर फीदर है, जो पर होता है परिंदे का, उसको फीदर कहा जाता है। अब यहाँ पे हवा मौजूद है, अगर दोनों चीजों को रिलीज करें हम एक बिल्डिंग से या एक छत से, तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जमीन पे पहले कौन सी चीज पहुंचेगी, तो सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर पहले तो कॉइन पहुंचेगा, बाद में फीदर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लड़खड़ाता हुआ जो है ना वो जमीन पे आके गिरेगा। अब अगर ये मैं कह दूं कि यहाँ से जो एयर है, यहाँ पे जो एयर है, इसको अगर यहाँ से किसी तरह से रिमूव कर दिया जाए, सक कर लिया जाए, तो क्या फिर भी पहले कॉइन पहुंचेगा, तो आंसर है नो। अगर यहाँ से हवा को हम रिमूव कर दें, हवा को खत्म कर दें, तो फिर कॉइन और फीदर एट द सेम टाइम एंड विद द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्राउंड को जाके हिट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हवा मौजूद नहीं होगी तो हैवी बॉडी और लाइटर बॉडीज दोनों एट द सेम टाइम ग्राउंड पे पहुंचेंगे और सेम एक्सेलरेशन के साथ पहुंचेंगे। तो ये बात अपने ज़हन में रखनी है। अब अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें तो हम देखते हैं पहले कॉइन पहुंचता है, बाद में फीदर पहुंचता है। तो उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे हवा मौजूद है, फिजा के अंदर हवा मौजूद है, तो हवा की जो रेजिस्टेंस है वो फीदर पे ज्यादा लगती है, ठीक है, और जो कॉइन है उस पे कम लगती है।
क्योंकि फीदर का जो वेट है वो कम है और कॉइन का वेट ज़्यादा है, तो इस वजह से ये डिफरेंस आता है। अगर हवा यहाँ पे मौजूद ना हो तो कॉइन और फीदर एट द सेम टाइम ग्राउंड पे पहुंचेंगे विद द सेम एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।